हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम संडे को इस पर्टिकुलर वीडियो में 1 जुलाई टू 6 जुलाई जो भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज थी उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जहां पर हम देखेंगे आरबीआई ने अगर कुछ नोटिफिकेशन इशू किया है या कह सकते हैं कि आरबीआई का कोई नया इनिशिएटिव है, हमारे अलग अलग बैंक्स के कुछ नए इनिशिएटिव हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई नई स्कीम लॉन्च की है जो कि बैंकिंग से एसोसिएटेड है, या कोई नया फंड अलॉट किया है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक के साथ कोई एग्रीमेंट साइन हो गए। तो वो सारी बातें बेसिकली इस पर्टिकुलर हफ्ते की, इस पर्टिकुलर वीक की हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल और केवल बैंकिंग स्टूडेंट ही इसको देखें, केवल उनके लिए यूजफुल है। नहीं, अगर आप यूपीएससी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जाम में भी अपियर हो रहे हैं तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट जो बैंकिंग न्यूज है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं कि एसएससी नहीं पूछ सकता कि बताइए एमएसएमई सहज किसने लॉन्च किया है, या यहां पर आरबीआई ने किस बैंक को एज अ एजेंसी बैंक अपॉइंट किया है कि वो डायरेक्ट टैक्सेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्म में कलेक्ट कर सकती। तो ये तो बेसिक बातें होती हैं जो अदर एग्जाम में भी पूछ ली जाती हैं। हाँ, मैं समझती हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टर्म होते हैं जो बैंकिंग के लिए यूजफुल होते हैं, तो आप उन टर्म्स को स्किप भी कर सकते हो। तो आपके सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। जो सभी फ्रेंड्स आपके बैंकिंग एग्जाम, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम या फिर आपके एसएससी एग्जाम एंड यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब भी कर लेंगे अगर पहली बार चैनल पे आ रहा है। एंड पीडीएफ, सो पीडीएफ का तो एकमात्र जरिया है, पीडीएफ के लिए डेस्टिनेशन है आपका मेरा टेलीग्राम। ओके, सो टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ को इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247 या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है। डन, सो स्टार्ट कर लें। चलो, सबसे पहले न्यूज है यहाँ पे हमारे पास करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। तो करेंसी मतलब रुपया, ठीक है। स्वैप का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज। फ्रेमवर्क फॉर 24-27 रिसेंटली आरबीआई ने इसे रिवाइज किया है। एक्चुअली जो शार्क कंट्री है, शार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। शार्क कंट्रीज के साथ हमारा जो करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है वो 2012 का फ्रेमवर्क है। इसको रिसेंटली रिवाइज किया है आरबीआई ने, ठीक है। शार्क कंट्री के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनके साथ एग्रीमेंट करके इस फ्रेमवर्क को रिवाइज किया है फॉर 24-27, 2024 से लेकर 2027 तक के लिए। इसलिए ये पूरा मामला न्यूज में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट विंडो भी ओपन की है, एक सेपरेट विंडो भी आरबीआई ने ओपन की है जिसका टोटल कॉर्पस, ये टोटल मनी कितनी है? 25,000 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगी। डन, इतनी चीजें। अब यहाँ पे सारा मामला होता क्या है? करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, इसको आप ऐसा समझिए, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश आता है इंडिया के पास और बांग्लादेश इंडिया से कहता है कि हमको अपना पोर्ट डेवलपमेंट करने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर 100 करोड़ रुपए चाहिए। इंडिया से क्या बोल रहा है कि हमको 100 करोड़ रुपीस आपसे चाहिए, ठीक है, 100 करोड़ रुपीस। तो इंडिया बांग्लादेश को इंडियन रुपीस में करेंसी दे सकता है और बांग्लादेश विद इंटरेस्ट अपनी करेंसी में या लोकल करेंसी में इसको रीपेमेंट कर सकती है। चलो, इसको और अच्छे से समझते हैं। 1991-92 का आपको क्राइसिस तो याद होगा ही। 1991-92 में इकोनॉमिक क्राइसिस हमारी कंट्री में आए थे। हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो 15 दिन के बचे थे। जनरली आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग होती है वो डॉलर, यूरो, ऐसी बड़ी करेंसी उसमें होती है और हमारे पास 15 दिन का रिजर्व है। अगर ये खत्म हो गया तो हम एक्सटर्नल मार्केट से कुछ भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे, इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हम किसी बैंक के पास जाके बोल सकते हैं कि आप हमको क्या कर दो, करेंसी स्वैप कर दो, आप डॉलर हमको दे दो, आप हमारी रुपया को लेके हमें डॉलर दे दो, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मामला सेट रहे। तो इस तरीके से एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म पीरियड भी हो सकता है। अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो उस कंडीशन में करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क को यूज किया जाता है। इसलिए न्यूज में है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज पुट इन द प्लेस अ रिवाइज्ड फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप अरेंजमेंट्स फॉर द कंट्री विद इन द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन ग्रुपिंग फॉर द टाइम पीरियड 2024 to 2027। इसके लिए एक सेपरेट इंडियन रुपी करेंसी विंडो यहां पर ओपन किया है, स्वैप विंडो ओपन किया है, जिसका कॉर्पस कितना है 25,000 करोड़ रुपीस या 250 बिलियन रुपीस आपको देखने को मिल जाएगा। सिमिलर यहां पर एक अगेन सेपरेट विंडो बनाया है फॉर डॉलर एंड यूरो, जिसमें आपको कॉर्पस देखने को मिलेगा $2 बिलियन का। डन, इतनी चीजें। शार्क करेंसी स्वैप फैसिलिटी वाज फर्स्ट ऑपरेशनलाइज्ड इन द नवंबर 2012 से ऑपरेशन में है, अभी बस फ्रेमवर्क को रिवाइज किया गया है।
शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट को ये बेसिकली हैंडल करता है, जो भी क्राइसिस उनको हैंडल करता है। शार्क के बारे में बात करें तो शार्क का फॉर्मेशन 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। 8 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट है एनपीएस। आप लोगों ने न्यू पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम के बारे में 100% सुना होगा, हमेशा चर्चा में बना रहता है, क्योंकि कई सारे स्टेट कहते हैं कि हम तो अपने एम्प्लॉयज को ओल्ड पेंशन स्कीम में ही काम करेंगे, न्यू नहीं अडॉप्ट करेंगे। ऐसी सारी मामला आपको न्यूज में देखने को मिलता है। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि एनएसओ ने अपना डेटा पब्लिश किया है। एनएसओ का मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है। इन्होंने कहा है कि अप्रैल मंथ में 1,10,000 फ्रेश सब्सक्राइबर जुड़े हैं एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम में, जिनमें से 2/3 सब्सक्राइबर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और 1/3 जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखने को मिल जाएंगे। मैक्सिमम जो एनरोलमेंट या फ्रेश सब्सक्राइबर्स हैं एनपीएस में, उनमें 43.8% वेटेज किसका है? जो 18 से लेकर 28 एज ग्रुप के सब्सक्राइबर आपको नए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डन। एनपीएस सिस्टम को यहाँ पे 1 जनवरी 2004 में इसको अप्लाई किया गया था, लागू किया गया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था। 1 जनवरी 2004 से नेशनल पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम हमारी कंट्री में ऑपरेशन में है। ये सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो, कोई भी व्यक्ति इसको ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें। इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसको रेगुलेट करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनपीएस इज टू प्रोवाइड अ पेंशन इनकम टू द इंडिविजुअल अपॉन देयर रिटायरमेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे एनपीएस को ज्वाइन कर सकता है। वॉलंटरी मॉडल पे काम करती है। 18 साल से अगर 70 इयर्स के बीच में आपकी एज है तो आप बिल्कुल एनपीएस को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एनपीएस के लिए जो सब्सक्राइबर है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं चलेंगी, इंडियन सिटीजन होना मस्ट है। ठीक, तो यहाँ पे ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट है RBI ups financial accommodation for state and UTs by 28% to 60,000 करोड़ रुपीस। अब ये क्या बोला है? तो सबसे पहले एक छोटा सा टर्म हम समझ लेते हैं जिससे न्यूज को समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वेज एंड मीन्स एडवांसेस। अब ये क्या होता है? अब देखो स्टेट बैंक जो है उनको कई बार कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, कुछ टेम्पररी मिसमैच देखने को मिलता है उनके पेमेंट में, उनके रिसिप्ट में। तो उस जो बैलेंस मिसमैच है उसको फुलफिल करने के लिए कि आपका जो भी यहाँ पे गैप हो रहा है उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हो, तो उसके लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो रिसेंटली आरबीआई ने ये जो वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट है इसको बढ़ा दिया है फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। कितना बढ़ाया है? 28% इंक्रीज किया है, मतलब 47,000 करोड़ रुपीस से ये बढ़ाकर 60,118 करोड़ रुपीस कर दिया है। इसलिए मामला न्यूज में है। ठीक है, तो आरबीआई प्रोवाइड वेज एंड मीन्स एडवांस और फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू द स्टेट बैंकिंग विद इट टू हेल्प देम टू टाइड ओवर टेम्पररी मिसमैच इन द कैश फ्लो ऑफ देयर रिसिप्ट एंड द पेमेंट। रिसिप्ट और पेमेंट में जो मिसमैच है उसको फुलफिल करने के लिए आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, इस स्कीम को आरबीआई ने 1997 में इंट्रोड्यूस किया था। पर्पस क्लियर हो चुका है, टू मीट द मिसमैचेस। ओके, यहां पे बोला जाता है कि यहां पे आपको इमीडिएट कैश प्रोवाइड किया जाएगा इस मिसमैच को फुलफिल करने के लिए बाय द आरबीआई, और आपको 90 डेज का समय होगा कि 90 डेज के अंदर आपको इसे रीपेमेंट करना है। ठीक है, रीपेमेंट आपको यहाँ पे करना है, और आपको ये जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा वो रेपो रेट पे दिया जाता है। अगर 90 डेज के अंदर आप फुलफिल नहीं करते, पेमेंट नहीं करते, रीपेमेंट नहीं करते, तो आपको रेपो रेट के ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्जेस 2%, 1.5%, 1%, जो भी आरबीआई डिसाइड करेगा वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सिंपल सी कहानी यहां पर होती है। ठीक है, इफ द WMA एक्सीड 90 डेज इट वुड बी ट्रीटेड एज अ ओवरड्राफ्ट, और आपको यहाँ पे रेपो रेट प्लस 2% ओवरड्राफ्ट पे देना पड़ेंगे। ठीक है, जो लिमिट जो होती है WMA की, वो डिसाइड की जाती है बाय द गवर्नमेंट और आरबीआई। तो आरबीआई इसको समय समय पे रिवाइज करता रहता है और गवर्नमेंट के द्वारा इसको
डिसाइड किया जाता है। दो प्रकार के WMA होते हैं, एक नॉर्मल और एक स्पेशल। नॉर्मल के लिए कोलेट्रल की जरूरत नहीं होती और स्पेशल कैटेगरी के लिए कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट या सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। चलो नेक्स्ट है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। अब ये स्कीम क्या होती है? तो पहली चीज तो इस स्कीम को ना 1 अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया, इसको 5 सालों के लिए इसको लॉन्च किया गया था। 5 ईयर के लिए वैलिड स्कीम थी, मतलब 31 मार्च 2020 तक ये वैलिड थी। फिर इसको हमने कोविड के समय एक्सटेंड किया और वापस से इसको एक्सटेंड कर दिया है। कब तक? तो 31 अगस्त तक ये स्कीम एक्सटेंड की गई है, इसलिए न्यूज में देखने को मिल रही है। अब ये इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम क्या होती है? तो ये प्री एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर को। कोई एक बड़ा सा वेंचर है, एक बड़ी सी कंपनी है, उसको एक्सपोर्ट करना है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को एक्सपोर्ट करना है। अब उनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट आया है वो 100 करोड़ रुपीस का है और हमारे पास उतना पैसा है नहीं है, तो प्री एंड पोस्ट शिपमेंट के लिए क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है MSME को अंडर द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, जिसको 31 अगस्त तक एक्सटेंड किया गया है। इसलिए पूरा मामला न्यूज में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द RBI थ्रू द वेरियस पब्लिक एंड नॉन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो हमारे जो पब्लिक बैंक्स हैं, नॉन पब्लिक बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, वो सभी मिलके इसको इंप्लीमेंट करते हैं। द स्कीम इज ज्वाइंटली मॉनिटर्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड द RBI। द स्कीम हेल्प द आइडेंटिफाई एक्सपोर्ट सेक्टर to internationally competitive and to achieve a high level of export performance. Done? चलिए अब बात कर लेते हैं भजन लाल शर्मा जी के बारे में। ये है भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है। ओके है जी। सो भजन लाल शर्मा राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया है। एक होती है आपकी PM किसान स्कीम, सुना होगा आप लोग ने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, जिसमें 6,000 रुपए एनुअली फार्मर्स को दिए जाते हैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 2000, 2000 और 2000 रुपीस की इक्वल इंस्टॉलमेंट। यह स्कीम तो रन होगी राजस्थान में, मतलब 6,000 रुपए एनुअली तो किसानों को मिलना ही मिलना है। अब एडिशनल यहां पे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसमें फार्मर्स को 2000 रुपीज एनुअली प्रोवाइड किए जाएंगे। तो 6000 तो पहले से थे, ये 2000 और हो गए, मतलब 8000 रुपीज राजस्थान के फार्मर्स को एनुअली प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो 2000 रुपीज एनुअली हैं, ये 3 इंस्टॉलमेंट में होंगे। 3 इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट 1000 रुपए की होगी, फिर 500 रुपीज एंड 500 रुपीज की आपको इंस्टॉलमेंट देखने को मिलेगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दी गई है 650 करोड़ रुपीज के लिए। यहां पर ये सारा मामला न्यूज में देखने को मिल रहा है, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। इससे फार्मर्स की इनकम डबल हो पाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से फार्मर से बेनिफिशियरीज के अकाउंट में पहुंचाया जाएगा ये फंड। ठीक है, नोडल एजेंसी कौन होगी जो कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि को ऑपरेट करेगी? तो आप देखेंगे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है, एज अ नोडल डिपार्टमेंट वर्क करेगा और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को इंप्लीमेंट करेगा एंटायर स्टेट में। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने 21 कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी यहाँ पे लॉन्च किए हैं और हर एक कस्टम हायरिंग सेंटर को 8 लाख रुपीस का फंड भी दिया है। इसमें क्या होगा, अगर फार्मर्स को कोई एग्रीकल्चर मॉडर्न इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपको यहाँ पे मिनिमम रेट के साथ रेंट पे मिल जाएगा। सिंपल सी कहानी है। डन। चलो नेक्स्ट कहानी देखते हैं। फिशर फॉक इंश्योरेंस प्रीमियम फिक्स्ड एट 80 रुपीज अंडर द न्यू कन्वर्ज स्कीम। अब यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2 स्कीम को मर्ज कर दिया था। कौन कौन सी है वो 2 स्कीम? देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ये जो दोनों स्कीम्स हैं, इनको मर्ज कर दिया। अब दोनों स्कीम में अलग अलग प्रीमियम अमाउंट फार्मर्स को ना पे करना पड़ेगा, तो एक कंबाइंड प्रीमियम अमाउंट फिक्स किया है 80 रुपीज का। तो वही बात बोली है कि 80 रुपीज यहां पर फिक्स्ड प्रीमियम अमाउंट डिसाइड किया गया है बाय द गवर्नमेंट इन दोनों स्कीम को कन्वर्ज करने के बाद। ठीक है, जिससे क्या होगा, टू रिड्यूस द प्रीमियम बर्डन एंड सिंप्लीफाई द इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस। अब दोनों स्कीम को थोड़ा सा समझने की हमें जरूरत है, आइए हम देख लेते हैं। तो ये 5 लाख रुपए का आपको कवरेज प्रोवाइड करती है।
ठीक है। इट कंबाइन द, मतलब अगर दोनों स्कीम को कंबाइन कर दिया जाए, कौन कौन सी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, इन दोनों को कन्वर्ज करने के बाद, कंबाइन करने के बाद 5 लाख रुपीस का कवरेज फिशरमैन को प्रोवाइड किया जाएगा, फिशर कम्युनिटी को प्रोवाइड किया जाएगा, या जो लोग भी इन्वॉल्व है फिशिंग सेक्टर से, उनको 5 लाख रुपए का कवरेज होगा, जिसमें से 3 लाख रुपए होंगे अंडर द GAIS, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट एंड टेम्पररी डिसेबिलिटी कवर होती है, और 2 लाख रुपए कवर होंगे अंडर द PMSBY। डन। तो यहां पे वही बात बोली गई है, जो प्रीमियम अमाउंट होगा पर पर्सन वो 80 रुपीज होगा। अब ये जो स्कीम है ना, जो कन्वर्ज किया है या कंबाइंड स्कीम है, ये फुली स्पॉन्सर्ड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसको रन करती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो यहाँ पे जो 80 रुपीज पर पर्सन प्रीमियम अमाउंट है, ये सब्सिडाइज है, मतलब फार्मर्स को पे नहीं करना, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस एंटायर प्रीमियम कॉस्ट को कवर करेगी। खास बात ये है। अगर हम बात करेंगे ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, तो उसको 2020-21 में लॉन्च किया गया था अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें इंश्योरेंस कवरेज होता है 80 से लेकर 70 इयर्स के जो फिशर फार्मर्स हैं, फिशर वीमेन्स हैं, फिश वर्कर्स हैं, या कोई भी व्यक्ति जो फिशिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें 5 लाख रुपए का आपको यहाँ पे एक्सीडेंशियल डेथ या फिर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर होती थी, 2.50 लाख रुपीस का टेम्पररी डिसेबिलिटीज, और 25,000 रुपीज अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो 25,000 रुपीज का कवरेज होता था। अगर हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बात करें, तो इस योजना को 9 मई 2015 में लॉन्च किया गया था कोलकाता, वेस्ट बंगाल से। तो ये स्कीम एग्जाम में पूछे जाने लायक है। डायरेक्टली लिख देगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को कब लॉन्च किया गया या कहां से लॉन्च किया गया। इसका मकसद क्या था? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को हमारी कंट्री में बढ़ाना, और कॉमन पर्सन जो है उनको भी इंश्योरेंस कवरेज दिया जा सके। इसमें 1 ईयर का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, ईयर ऑन ईयर आपको इसको विद प्रीमियम अमाउंट रिन्यू करना पड़ता है, रीपेमेंट करना पड़ती है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं, अलग अलग जो बैंक्स हैं जिनके साथ पार्टनरशिप हुई है, वो इसको रन करती हैं। एलिजिबल 18 से लेकर 70 इयर्स तक के पर्सन है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें प्रीमियम अमाउंट 20 रुपीज इनिशियली देना होता है और एवरी ईयर इसको देना होता है। 2 लाख रुपीज इसमें एक्सीडेंशियल मतलब यहाँ पे अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है एक्सीडेंट से तो 2 लाख रुपए, और अगर टेम्पररी डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी हुई है तो 1 लाख रुपीज कवरेज होता है। डन। चलिए नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नेक्सस। ये रिसेंटली काफी बढ़ चढ़ के सुर्खियों में था। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली प्रोजेक्ट नेक्सस को ज्वाइन किया है। एक मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट, ठीक है, बाय इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम। जैसे कि हमारा डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम क्या है? यूपीआई है। वैसे ही जो आसियान कंट्रीज है जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस या थाईलैंड, उनके भी तो अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम्स होंगे और उनको बेसिकली हमारे यूपीआई के साथ लिंक किया जाएगा, जिससे आप क्या करो, क्रॉस बॉर्डर इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर कर सको। सिंपल सी बात है। तो ये है आपका प्रोजेक्ट नेक्सस। तो प्रोजेक्ट नेक्सस एम टू कनेक्ट फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ 4 एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड एंड इंडिया, ठीक है। इनका आपस में इंटरलिंकिंग किया जाएगा इनके फास्ट पेमेंट सिस्टम के साथ। ये जो प्रोजेक्ट नेक्सस है इसको किसने तैयार किया है? BIS इंटरनेशनल सेटलमेंट ने किया है, ठीक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने इसको किया, जिससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को इनहांस किया जा सके, ठीक है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये 2026 तक लाइव हो जाएगा और विद इन 60 सेकेंड यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी। अगर हम BIS के बारे में बात करें, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका फॉर्मेशन 1930 में किया गया था और हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिल जाएगा? तो हेडक्वार्टर वेसल्स स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट है जापान ने अपनी न्यू बैंक नोट्स को लॉन्च किया है 3 जुलाई को, ठीक है। तो 3 जुलाई को जापान ने अपने न्यू बैंक्स नोट को फीचर किया है और इसमें उन्होंने कहा है कि ये पहली कंट्री बन गई है जिसने एडवांस होलोग्राफी का यूज किया है अपने नोट्स में, जिससे सिक्योरिटी बढ़ती है और फेक नोट को क्रिएट करना या फेक करेंसी को क्रिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कंट्री जापान पहला ऐसा देश बन गया है जिसने एडवांस होलोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल किया है इन पिक्चर्स को फीचर करने के लिए, ठीक है। 7.5 बिलियन ये नए नोट्स को प्रिंट करेगा मार्च एंड तक, लेकिन जो पुरानी करेंसी है वो भी सर्कुलेशन में रहेगी, मतलब लीगल टेंडर रहेंगे। इन्होंने 10,000 एन
5000 N और 1000 N रुपीज के, मतलब 1000 N के करेंसी को प्रिंट करने का काम किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रू कॉलर के बारे में। आई होप आप लोग ने अपने मोबाइल फोन में कभी ना कभी तो ट्रू कॉलर का इस्तेमाल किया ही होगा। So Truecaller, the world leading global communication platform, has partnered with HDFC ERGO, India's leading general insurance company, to launch fraud insurance। तो up to 10,000 रुपीज का यहाँ पे इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा एंड्रॉइड एंड iOS यूजर के लिए जो कि Truecaller को यूज करते हैं, और आप इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेकर इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट है MSME सहज। यहाँ पे SBI ने MSME सहज को लॉन्च किया है, जिसमें MSME सेक्टर को 15 मिनट्स के अंदर अप टू 1 लाख रुपीज का आपको क्रेडिट सपोर्ट या लोन प्रोवाइड किया जाएगा यूजिंग द GST इनवॉइस। डन। ये खास बात यहां पर है, इसमें कहा गया है जो SBI के कस्टमर हैं, MSME कंपनी को रन करते हैं और GST रिजीम में आते हैं, तो विथ इन 15 मिनट्स आपके मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ GST इनवॉइस का यूज करके आप 1 लाख रुपीज तक का यहां पे लोन ले सकते हो, अप टू 1 लाख रुपीज का। ठीक है, ऑन टैप फैसिलिटी बेसिकली प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट है ICICI बैंक। रिसेंटली इन्होंने सफायरो फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च किया है विच इज पावर्ड बाय वीजा। और ये जो आपका सफायरो फॉरेक्स कार्ड है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं फॉर हायर एजुकेशन। तो बेसिकली उनके पेरेंट्स और वो एडमिशन फीस के लिए, कोर्स रिलेटेड फीस देनी है, ग्रोसरी है, ट्रेवलिंग कॉस्ट है, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस फॉर हाई वैल्यू कस्टमर इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया मार्केट में लॉन्च की हैं। अभी यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस किसकी हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हैं। किसके लिए है? हाई वैल्यूड कस्टमर, जो कि जिनका ज्यादा पैसा डिपॉजिट है बैंक्स में और जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन करते हैं इन रूरल एंड द सेमी अर्बन मार्केट। अब हर एक जो प्रीमियर कस्टमर है उनको एक पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर भी अलॉट किया जाएगा बैंकिंग रिलेटेड नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1919 में फॉर्मेशन हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, और ए मनी मेखलाई आपको CEO देखने को मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया एंड म्यांमार complete first transaction exceeding 1 crore rupees under the Rupee Kayat settlement mechanism। तो यंगून में मतलब म्यांमार में जो पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिस है, मतलब पंजाब नेशनल बैंक का जो अकाउंट है कहां पर? यंगून में है, और वहां से हमने रुपए कया सेटलमेंट मैकेनिज्म के अंदर 1 करोड़ रुपीस का जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, क्योंकि हमने पल्सेस दालों का यहां पर ट्रेडिंग की थी, दालों को यहां पे भेजा था। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है आपके वॉस्ट्रो अकाउंट एंड नॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में, जिसके अंदर ये मैकेनिज्म काम करता है। सो वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं कि हमारा देश आपका अकाउंट, वॉस्ट्रो का मतलब क्या है? हमारा देश है बट अकाउंट आपका है, लेकिन हम मैनेज किस में करेंगे? अपनी करेंसी में मैनेज करेंगे। ठीक है, जैसे कि म्यांमार है, सो म्यांमार के किसी बैंक का अकाउंट हमारे SBI में है और हम उसको इंडियन रुपीज में मैनेज कर रहे हैं, तो उसको हम वॉस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे। सिमिलर इसका अपोजिट होता है नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट मतलब हमारा अकाउंट लेकिन आपके बैंक में, और आप उसको अपनी करेंसी में मैनेज करो। तो SBI का अकाउंट है, ठीक है ना, SBI का अकाउंट है कहां पर? या फिर पंजाब नेशनल बैंक जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट कहां पर है? म्यांमार में यंगून ऑफिस में है। ठीक है, और वो कयात में मैनेज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉस्ट्रो अकाउंट कहेंगे। सिंपल सी बात है, डन। नेक्स्ट है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेज्ड बेसिक डीमेट अकाउंट लिमिट टू द 10 लाख रुपीज। पहले बेसिक डीमेट अकाउंट की जो लिमिट थी वो 2 लाख रुपीज थी, इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए रिसेंटली सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कर दिया है, टू इनकरेज स्मॉल एंड रिटेल इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन द सिक्योरिटी मार्केट। 1 सितंबर 2024 से इफेक्ट में आ जाएगी। ठीक है, डन थी चीजें। अब आपका जो बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट होते हैं, इनकी खास बातें क्या होती हैं? तो आप यहाँ पर कोई भी ऐसा रिटेल इन्वेस्टर या स्मॉल इन्वेस्टर जो कि अप टू 4 लाख रुपीस तक की सिक्योरिटी को मैनेज करता है, ठीक है, उसके ऊपर से कोई भी चार्जेस उसको एक्स्ट्रा जो हिडन चार्जेस या अकाउंट को मेंटेन करने के जो चार्जेस होते हैं वो नहीं देने पड़ते। पहली चीज, अगर आपका अकाउंट, अगर आप डील करते हैं 4 लाख रुपीज से 10 लाख रुपीज तक का, तो आपको 100 रुपीज मिनिमम चार्जेस पे करने होते हैं अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। और अगर आपकी सिक्योरिटी आप हैंडल करते हो 10 लाख रुपए से ज्यादा की है, 10 लाख रुपीज से ज्यादा की है, तो आपका अकाउंट बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट के अंदर कंसिडर नहीं होता, तो आपको
जो चार्जेस डिसाइड किए गए हैं सेबी के द्वारा, वो चार्जेस आपको अपने डीमेट अकाउंट में देने होते हैं। तो लिमिट याद रखिएगा 10 लाख रुपीस तक ही है, उसके ऊपर 10 लाख के ऊपर बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट फैसिलिटी आपके पास नहीं है। ये जो फैसिलिटी है वो सेबी ने लॉन्च की थी कब? 2012 में। सेबी का फॉर्मेशन 1998 है, अंडर द सेबी एक्ट 1992 हुआ था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, चेयरमैन मधावीपुरी बुच्चे और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी राम मोहन राव है। ओके, नेक्स्ट है बंधन बैंक। सो बंधन बैंक लॉन्च ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फैसिलिटी। तो यहाँ पे आरबीआई ने एज अ एजेंसी बैंक बंधन बैंक को अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है, और बंधन बैंक डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट कर सकता है अपनी 1700 ब्रांचेस में, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवे, कैश, चेक या फिर डीडी। डन। अब रिसेंटली कुछ और चीजें जो फैसिलिटी लॉन्च की गई हैं अलग अलग बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस फर्म ने, जैसे कि यूनियन बैंक के बारे में हमने बात कर ली है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूनियन प्रीमियम ब्रांचेस को लॉन्च किया है रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट में। आईसीआईसीआई बैंक ने स्मार्ट लॉक को अनवील किया था, एक नया सेफ्टी फीचर है इनके आई मोबाइल पे एप्लीकेशन के लिए। एचडीएफसी बैंक ने डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेल्थ को लॉन्च किया था। और इंडियन बैंक जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, तो इंडियन बैंक ने क्रेडिट कैंप को ऑर्गेनाइज किया था फॉर एमएसएमई सेक्टर इन चेन्नई। डन। लास्ट में बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या बताया है हमको? इन्होंने हमें बताया है कि जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है, मतलब हम बात कर रहे हैं FY24 2023 से 2024 तक की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस ईयर में सबसे ज्यादा, अभी तक का सबसे ज्यादा डिफेंस सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ है, और डिफेंस सेक्टर का प्रोडक्शन 1.26 लाख करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली बात है, इस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 79.2% है, वहीं अगर प्राइवेट एंटिटीज का जो कंट्रीब्यूशन हम डिफेंस प्रोडक्शन में देखेंगे वो 20.8% है। फिर इन्होंने क्या कहा है कि FY24 में हमने टोटल जो डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, जो डिफेंस एक्सपोर्ट किया है वो 21,000 करोड़ के आसपास है। अब हमारा टारगेट इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब FY25 में जो चल रहा है 2024 से 2025, इसमें हमारा टारगेट है कि हम 35,000 करोड़ रुपीस का डिफेंस एक्सपोर्ट करें। ये सारा डेटा भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हमको दिया है। डन इतनी चीजें। चलिए अब क्या है अगली न्यूज। एनपीसीआई इंटरनेशनल ने पार्टनरशिप की है नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ टू एक्सपांड यूपीआई एक्सेप्टेंस इन द यूएई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई इंडियन ट्रेवलर या एनआरआई पर्सन जो यूएई में जाता है, किसी दुकान पे जाके पानी पूरी खा लेता है, तो उनके पास जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है उसमें जो क्यूआर कोड है उससे आप अपने यूपीआई में पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है नेटवर्क इंटरनेशनल, जो कि एक लीडिंग डिजिटल कॉमर्स सर्विसेज है अक्रॉस द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज। उनके साथ इन्होंने ये डील को साइन किया है, जो कि क्यूआर कोड बेस्ड यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे यूएई में। ओके, तो ये एग्रीमेंट यहां पे हुआ है। नेक्स्ट है बजाज हाउसिंग फाइनेंस हैज लॉन्च्ड संभव होम लोन्स। तो संभव होम लोन्स किसने लॉन्च किया है? बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने किया है, और फॉर द फर्स्ट टाइम ये टारगेट कर रहे हैं होम बायर्स को विद अफोर्डेबल इनकम क्राइटेरिया। ऐसे कोई भी पर्सन जो कि सैलरीड एम्प्लॉयड है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन आपकी जो मंथली सैलरी है वो 10,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा होनी चाहिए, तो हम आपको अपने घर को खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे अंडर द संभव होम लोन्स, और जो लोन की लिमिट होगी वो 10 लाख रुपीस तक की होगी। आप 20 इयर्स में ईएमआई के जरिए इसको रीपेमेंट कर सकते हो। तो ये किसने लॉन्च किया है? संभव होम लोन्स, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने किया है। एंड लास्ट में अगर हम बात करें इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, ठीक है, जिसका फॉर्मेशन 2000 में हुआ था, और इन्होंने खुद को अभी रीब्रांड किया है, रीनेमिंग किया है, और नया नाम क्या है? सम्मान कैपिटल। ठीक है, तो सम्मान कैपिटल आपको नया नाम देखने को मिल जाएगा। डन इतनी चीजें। तो ये थे हमारे बैंकिंग न्यूज इस पर्टिकुलर वीक के। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने एक सिंप्लीफाई तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे की है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली मर्ज टू इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम टू प्रोवाइड बेटर कवरेज व्हाइल रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द फिशर फॉक। यहाँ पे पूछा गया है तो ये कवरेज कितना प्रोवाइड करता है, तो हमने देखा कि कवरेज 5 लाख रुपीस का प्रोवाइड करेगा, ऑप्शन सी। स्मार्ट सिटीज मिशन, इसको रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। कब तक के लिए एक्सटेंड किया? तो 31 मार्च 2025 तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किस ऑर्गेनाइजेशन ने 170 मिलियन डॉलर की डील को साइन किया है? क्यों साइन किया है? हमारी कंट्री में हेल्थ केयर फैसिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। सो आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी। द जीएसटी कलेक्शन फॉर द जून 2024, तो जीएसटी कलेक्शन हमारा कितना रहा है जून मंथ में? तो आंसर हो जाएगा 1.74 लाख करोड़ रुपीस हमारा जीएसटी कलेक्शन जून मंथ में देखा गया है। सम ऑफ होम लोन्स किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने। अभी हमने डिस्कशन किया इस बारे में। सेबी ने रिसेंटली बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए से कितना कर दिया है? तो 10 लाख रुपीस कर दिया है। ये भी आज हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड एट द आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट किसको दिया गया है? तो GRSC मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने यहां पे सेकेंड राउंड ऑफ ब्लैंक अमाउंट फाइनेंस किया है इंडिया को टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी इन जून 2024। तो वर्ल्ड बैंक ने हमको 1.5 बिलियन डॉलर का लोन दिया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल कॉर्पस ऑफ द रूपी सपोर्टेड इन रिवाइज फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट फॉर शार्क कंट्रीज from 2024 to 2027. So answer is 25,000 crore rupees. Option A is the right answer. MSME सहज किसका है? तो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये है आपके क्वेश्चन ऑफ द डे। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और दोनों ही क्वेश्चंस को मैंने इस पर्टिकुलर सेशन में कवर किया हुआ है। ओके, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करेंगे, पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करेंगे और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।